इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की स्थान मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं और सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं उन सुधी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान अमित जी जैन आगरा, श्रीमान मयंक जैन इंदौर। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर के भावों की अनुमोदना करें। इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में श्रीमती शशि जी धर्मपत्नी नरेंद्र कुमार जी, राहुल जी, दर्शन जैन सतना और गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जो पूर्व में सूत्रधारक के रूप में गुणायतन से जुड़े थे और आज ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। श्रीमान नितेश जी, दिव्यश्री जी, धारणा जी, श्रीमती कल्पना जी, डॉक्टर माणिक चंद जी जैन बेंगलोर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे श्रोमणी संरक्षक और इस चातुर्मास के यजमान मुकेश जी पाटोदी, साथ में दिलीप जी गोधा ये आएंगे। हमारे सम्माननीय गुणायतन ट्रस्टी का गुणायतन परिवार की ओर से और धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें। साथ में अशोक जी शास्त्री जी आ जावे। हमारे सम्माननीय गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान नितेश जी बेंगलोर, उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करने के लिए। और आइए चलते हैं, आज हमारे बीच में केवला परिवार की वो जोड़ी यहाँ पर उपस्थित है जिसको केवला परिवार जय वीरू के नाम से जानता है। मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान जय विक्रम जी और डॉक्टर सुदीप जी जैन दिल्ली। वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे श्रीमान राहुल जी आ जावे, साथ में दिलीप क्या नाम है राकेश जी गोधा, ये दोनों आएंगे। सम्माननीय हमारे केवला वाला परिवार के श्रीमंत सेठ परिवार के जय वीरू के नाम से जाना जाता है। इनका गुणायतन परिवार की ओर से और धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान करेंगे और शंका समाधान के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे दिल्ली से पधारे हुए श्रीमान जय विक्रम जी और सुदीप जी। ताली बजा के सम्मान करें। और आइए शंका समाधान के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जय विक्रम जी दिल्ली और सुदीप जी जैन दिल्ली, पूरे केवला वाला परिवार के साथ। केवला वाला पूरा परिवार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल मेरे काम से रिलेटेड ज़्यादा है। मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ, 20-22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और काफ़ी एक डेलिकेट और इंट्रिकेट काम करता हूँ और पढ़ाई है, एक्सपीरियंस है, सब चीज़ें हैं, बट चूक होती है। हज़ारों की मात्रा में सर्जरी की है,
तो जब चूक होती है तो हमारा काम इस तरीके का है कि उसका जो प्रभाव होता है मरीज के ऊपर काफ़ी नकारात्मक होता है। जानबूझ के की हुई कोई चूक नहीं होती है, बहुत सावधानी से, बहुत प्लान करके, बहुत समय लेकर के, सब तैयारियों के साथ सारा काम किया जाता है। लेकिन जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं, जिन केसेस में 1% 2% जहाँ पर फेलियर्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है। मरीज पैरालाइज भी हो जाते हैं, पूरे तरीके से असमर्थ हो जाते हैं। तो जब मैं कर्म की प्रभावना में होता हूँ तो ये चीज़ें मुझे विचलित नहीं करती हैं, लेकिन जब धर्म के लिए आता हूँ, जब आपसे मिलता हूँ, तो मेरे दिमाग में फिर ये सवाल आता है कि इसका धर्म की प्रभावना के हिसाब से मेरे जीवन में इसका क्या अंत तक क्या वो रहेगा। मेरी 20 साल की प्रैक्टिस है, अभी 30-40 साल मुझे और काम करना है, हजारों ऑपरेशन ठीक करूंगा, कुछ खराब भी होंगे, तो इसका अंत तक जाकर के मेरे लिए क्या प्रभावना रहेगी इसकी, है ना। देखिए, पहले तो मैं आपसे ही एक सवाल करना चाहता हूँ, और उससे पहले मैं चाहूँगा एक बार इस जोड़ी का जोरदार अभिनंदन कर लें। आपने अपने क्षेत्र में शिखर पर रहने के बाद भी धर्म, समाज और संस्कृति के साथ इन सब का प्रगाढ़ लगाव है, और ये सब के लिए प्रशंसनीय और अनुकरणीय विषय। आपने जो बात कही, स्पाइन की सर्जरी नॉर्मल सर्जरी नहीं, ये चूक केवल आपसे ही होती है कि सभी सर्जनों से होती है? सभी सर्जन से होती है महाराज। आप लिखवाते भी हैं कि रिकवरी के चांस, सारा समझाते हैं, इतना चांस इतने % है? हाँ, सारी बात। हर सर्जरी में ऐसा हो जाता है? हाँ, किसी भी सर्जरी में हो सकता है, कोई भी सर्जरी में हो सकता है। तो ये चूक होना और चूक करना, इसमें अंतर है। चूक होना सहज प्रक्रिया है, पर चूक करना भयानक अपराध। तो आपके प्रोफेशन से जुड़े जो भी लोग हैं, उन सबको चाहिए कि वे अपनी ओर से कोई चूक न करे, क्योंकि जो पेशेंट आपके पास आया है वो उसे आपको अपना तारनहार मानकर आया, बड़ी आशा से आया। और सभी अच्छे चिकित्सक ऐसा करते भी हैं, लेकिन अच्छे से अच्छे चिकित्सक से भी कभी ऐसा हो जाता हो, और चूंकि आप जो काम कर रहे हैं उसमें वो व्यक्ति अपंग हो जाता है, लाचार हो जाता है, तो इससे उसके हित तो प्रभावित होते ही। एक समीक्षा करनी चाहिए कि चूक क्यों हो रही, कैजुअल है या और कुछ प्रक्रियागत सुधार से उस चूक में किंचित नियंत्रण किया जा सकता है। यदि ये सब चीजें बार बार विचार में आए तो वह चूक कम हो सकती है। डॉक्टर इसमें पाप का भागी तो कतई नहीं, क्योंकि उसने अपने स्तर पर सब कुछ लगा दिया, लेकिन सब कुछ लगाने के बाद भी ऐसा कई बार हो जाता है, चूक जाए। कोई हार्ट की सर्जरी की, ऑपरेशन सक्सेस हो गया, लेकिन उसके बाद भी प्राणी नहीं बचा, डॉक्टर क्या करे। हालांकि उसमें तो लोग सोच लेते हैं कि इतनी आयु थी, लेकिन आपके इसमें तो आदमी मरता नहीं, अपंग बन जाता है। तो उसमें डॉक्टरों को कोसते भी होंगे लोग, डॉक्टर की गलती हो गई। अब गलती है या नहीं है, अगर क्रेडिट डॉक्टर को मिलती है तो उसका दोष भी उसके ऊपर आएगा। तो इसलिए करे क्या, एक ही काम करें, यथासंभव सावधानी रखें और सर्जरी के साथ प्रार्थना भी करें। एक बात और मानस में अंकित करें, हम आप कर्ता नहीं हैं, केवल निमित्त है। और निमित्त बनकर काम करे पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ,
तो इस प्रकार की स्थितियाँ कम हो सकेगी, उसे हम नियंत्रित कर सकते। बहुत पता। सुदीप भी पूछेंगे? जय विक्रम पूछ लो। नमस्ते महाराज जी, मेरा ये मेरे भी प्रोफेशन से ही है। आज मैं उनकी सेवा कर रहा था बड़ी मम्मी जी की, और लेकिन उनको तकलीफ़ हो रही थी ज़्यादा, ठीक है, जो कि वो चेतना में नहीं है, इसलिए वो नहीं बयान कर पा रही हैं अपनी वो चीज़ें। लेकिन अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं तो हम, खासकर मेरा प्रोफेशन है दांतों का, तो दांतों का इलाज करते हैं तो हम आंखों से पता चल जाता है उसको कि पेशेंट को पेन है, तो हम वो रोक लेते हैं। लेकिन इधर हम कर नहीं पाते, और उनको कोशिश कर रहे थे कि हम उनकी कष्ट से निवारण करें उनको, बट अननोइंगली हमने उनको तकलीफ दी है। तो क्या इसका प्रभाव हम पे पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात कि एक आम पेशेंट में और आप जिनको देखने आए, देखने नहीं आए, दर्शन करने आए, उनमें बड़ा अंतर। आम पेशेंट है और वह संलेखना में निरत एक साधिका है। आम पेशेंट अचेत होता है, पर एक साधक अचेत नहीं होता, अंतर्मुख होता है। आपने देखा आंखें बंद है, आपको लग रहा है अचेत, पर हम लोग जाते रिस्पॉन्स करते कि नहीं करते? तो उन्हें अचेत क्यों मानोगे आप? ये तो पूरे मेडिकल के लिए एक चैलेंज है। जब अस्पताल से उनको लेकर आए थे, ऑक्सीजन लगा था, सपोर्ट सिस्टम था, डॉक्टर ने कितने घंटे की मोहलत दी थी? 2 घंटा। आकाश बोल रहा है। उनको ये भी संशय था कि सलामत पहुंच पाएंगे कि नहीं, और 22 तारीख को लाए थे। हाँ, 29 तारीख को लाए, और आज कितनी तारीख है? और पूरी सूजन उतर गई, शरीर का तेज भी जाग गया, प्रकट हो गया, वेदना शांत हो गई, बैड सोल हील होने लगे, और हमने आते ही ऑक्सीजन सब बाहर कर दिया। आप देखिए, आपके लिए चैलेंज है। यही धर्म की महिमा का बोध होता है। और कितनी क्षमता है। आई थी तब कितनी आकुल व्याकुल थी, पीड़ामय थी, और अब आपको पीड़ा के लक्षण दिखते हैं, जबकि आप देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है। अब रहा सवाल सामने वाले की बात को समझने का, तो आप पेशेंट की बात समझ पाओगे, साधक की बात समझना सरल नहीं है। वो हम लोग समझते हैं, वो अपनी पलकें खोल के और बंद करके सब बता देती है उनको क्या करना है क्या नहीं करना, बाकायदा होता है। तो ये चीज़ें होती है, इसमें आपका अपना कोई दोष नहीं। एक संवेदनशील व्यक्ति को ये जरूर लगता है कि हम किसी पीड़ा में कराहते व्यक्ति को कोई सहयोग नहीं कर पा रहे। लेकिन एक बात सदैव ध्यान में रखना कि हम सहयोग करता नहीं हैं, हम केवल निमित्त हैं। बस इतनी बात समझ करके चलेंगे तो आपके मन में आकुलता नहीं होगी, और ये आपका कोई अपराध भी नहीं। नमस्ते महाराज। और आइए, हमारे बीच में भूतपूर्व और वर्तमान अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमान योगेश जी मेहता, चेयरमैन वेंकटेश ग्रुप ऑफ कंपनीज, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश, उपाध्यक्ष फेडरेशन मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, प्रदेश संयोजक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश आर्थिक प्रकोष्ठ और सदस्य मध्य प्रदेश विज्ञान एवं तकनीकी परिषद आज हमारी उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही आमंत्रित करूंगा श्रीमान प्रमोद जी डफारिया जी को, जो कि वर्तमान में मेंबर हैं डायरेक्टर जीतो के और मेंबर हैं गवर्निंग काउंसिल ऑफ IGTR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बहुत से पदों में रहकर अपने व्यक्तित्व के माध्यम से
निखार लेके आए हैं, ऐसे हमारे श्रीमान प्रमोद जी डपारिया, योगेश जी मेहता उपस्थित हैं और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। उनके सम्मान के लिए श्रीमान अशोक जी दोषी, श्रीमान मुकेश जी पाटवादी, श्रीमान दिलीप जी और राहुल जी स्पोर्ट और साथ में राकेश जी, ये सभी आएंगे हमारे सम्माननीय श्रीमान योगेश जी मेहता और साथ में अनिल जी रावत, आप भी आ जावे। हमारे सम्माननीय श्रीमान मेहता जी और श्रीमान डपारिया जी का महोत्सव कमेटी धर्म प्राहुण की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा आप जोरदार इन दोनों हस्तियों का सम्मान करें जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। लायंस क्लब में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। जैन सोशल ग्रुप मिड टाउन में भी आपने अपनी व्यक्तित्व के माध्यम से ग्रुप को निखार लाने में सहयोग प्रदान किया है और बहुत सी अनेक संस्थाओं में जिनका योगदान है, ऐसे हमारे श्रीमान योगेश जी और प्रमोद जी डफारिया उपस्थित हैं। मैं चाहूँ जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्रीमान काशलीवाल जी पहुँचेंगे हमारे सम्मानीय अतिथियों का सम्मान करने के लिए। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा अपनी बात रखने के लिए अशोक जी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम लोग एक इंडस्ट्री एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं जहां मध्य प्रदेश के लगभग सभी उद्योग उस एसोसिएशन में आते हैं। तो अहिंसा के सिद्धांत को व्यावसायिक प्रथाओं में, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कैसे प्रतिपादित करें, विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होता है, तब इस तरीके से हम जो हमारा अहिंसा का सिद्धांत है उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ला सकते हैं। देखिए, उद्योग में हिंसा हो चलेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उद्योग में हिंसा हो चलेगा, हिंसा का उद्योग कभी नहीं चलेगा। अब आप क्या कर रहे हैं, किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वहां हिंसा हो रही है या हिंसा कर रहे हैं? आपके इंडस्ट्री के बहुत सारे नॉर्म्स भी हैं। आपके उद्योग में अब जो अपशिष्ट है उनको किस तरीके से डिकम्पोज करना, इसकी भी व्यवस्था है। आपको पर्यावरण पर और प्राकृतिक जल स्रोतों पर उसका कुप्रभाव न पड़े, ये सब चीज़ें भी करनी है। तो इन सब चीज़ों को नियंत्रित करना आपकी जिम्मेदारी है और उद्योग या व्यवसाय के चुनाव से पूर्व ये देखना जरूरी है कि हम किस सेक्टर में जा रहे हैं। जैन शास्त्रों में एक शब्द आता है क्रूर कर्म, समझ गए? क्रूर कर्म किसे कहेंगे? जिसमें महाहिंसा होती है, महाआरंभ होता है, वह क्रूर कर्म है, जिसमें स्पष्टतया दिखता है कि ये हिंसा का ही कार्य है। उनसे बचिए। कर्म का निषेध नहीं, क्रूर कर्म का निषेध है। तो क्रूर कर्मी नहीं बनना, अहिंसक उद्योग को हम चलाएं। उद्योग में हिंसा तो होगी, उससे कोई नहीं बच सकता, पर हम ये देखें कि किस प्रकार का उद्योग हम चुन रहे हैं, इतना ध्यान में रखें तो धन्यवाद। नमोस्तु। आप भी चलिए। और आगे चलते हैं। आत्मशुद्धि का आधार मन को परिष्कृत करने की प्रक्रिया, जीवन को सकारात्मक दिशा देने की प्रेरणा, सरल सहज संयमित और स्वस्थ जीवन का वैज्ञानिक आधार भावना योग और भावना योग के माध्यम से भावना योग एंड हेल्थ ऑफ इंदौर। इंदौर को भावना योग के माध्यम से कैसे स्वस्थ किया जाए, कैसे धर्म ध्यान की ओर भूमिका बने, इसके निमित्त से आज हमारे बीच में श्रीमान शंकर जी लालवानी और श्रीमती विनीता जी कोठारी हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ में हमारे सांसद प्रतिनिधि भाई रितेश जी उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदना करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और जिस उद्देश्य को लेकर, जिस निमित्त को लेकर आज यहाँ पर श्रीमान शंकर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, विनीता जी
कोठारी जी उपस्थित हैं, अपनी बात हमारे बीच में रखेंगे। और आइए शंकर जी अपनी बात रखें, उसके बीच मैं आमंत्रित करूंगा हमारी महोत्सव कमेटी के पदाधिकारियों को, वे आएँ, हमारी सांसद महोदय का महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान करें और श्रीमती विनीता जी कोठारी जी का सम्मान करने के लिए रानी जी दोषी छवि जी आ जावे सम्मान करने के लिए। आइए और जोरदार ताली बजा के सम्मान करेंगे। उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा अपनी बात रखने के लिए श्रीमान शंकर जी लालवानी, उसके पश्चात विनीता जी कोठारी, साथ में हर्ष भैया भी आ जावे सम्मान के लिए। बेजा भैया आप भी आ जावे हमारे सम्मानी शंकर जी लालवानी जी का सम्मान करने के लिए। आइए जल्दी। श्रीमती विनीता जी कोठारी उनका सम्मान कर रही हैं, रानी जी और उनकी बहू। सांसद प्रतिनिधि सम्मान कर रहे हैं हमारी इंदौर के गौरवशाली सांसद श्रीमान शंकर जी का। आप जोरदार ताली बजा के सम्मान करके अभिवादन करें और मैं अब आमंत्रित करूंगा शंकर जी को अपनी बात रखने के लिए। गुरु जी के चरणों में नमस्ते। पिछले कुछ समय से हेल्थ हब इंदौर के माध्यम से हम इंदौर के हेल्थ को लेकर चिंतित थे और उसको लेकर लगभग 3 लाख लोगों का इंदौर में पिछले समय हेल्थ चेकअप कराया। और पिछले कुछ दिनों पहले ही हमने युवाओं को लेकर इंदौर में 50,000 बच्चों का, युवाओं का हेल्थ चेकअप कराया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसी मंच पे आपके आशीर्वाद से उस परिणाम को जनता के सामने समर्पित किया था। गुरुदेव, चिंता यह है कि जो ये परिणाम, ये हेल्थ हब इंदौर के जो नतीजे आए, जो रिपोर्टें आई है, वो आश्चर्यजनक भी हैं और चिंताजनक भी है। हमें ये नहीं मालूम था कि लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ठीक समझते हैं, उनकी कोई ना कोई रिपोर्ट ठीक नहीं है और ये बहुत चिंता का विषय है। और युवाओं में भी इस प्रकार की रिपोर्ट आना ये और चिंताजनक बात है। तो गुरुदेव, आपके माध्यम से मैं यही जानना चाहता हूँ कि हमारी जो जीवन शैली जिस प्रकार की हुई है, इस जीवन शैली को हम कैसे बेहतर करें ताकि हमारी नई पीढ़ी, हमारा भारत का भविष्य, हमारे देश का भविष्य, समाज का भविष्य कैसे ठीक हो और बीमारी से हम कैसे बच सकें। हमारे साथ जो सेंट्रल लैब की डॉक्टर विनीता कोठारी है, उन्होंने उस पर रिसर्च भी की है और मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि 2 मिनट वो रिसर्च के बारे में भी अपनी बात कहें। ओ गुरु जी के चरणों में प्रणाम, सभी साधुओं को प्रणाम। अभी हाल ही में जो सांसद जी बात कर रहे थे, 50,000 युवाओं का यहाँ जब टेस्टिंग का एनालिसिस शेयर किया था, उसके अगले दिन यहीं मोहताबाग में समाज के लोगों की भी टेस्टिंग हुई थी और मैं आपसे उसके रिजल्ट्स शेयर करना चाहती हूँ। हाँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग डाटा है। 25% से ज़्यादा लोगों का ग्लूकोज बढ़ के आया था। वो सब लोग यहीं जो शिविर में थे, उन्हीं में से ये टेस्ट हुआ है। करीब करीब 60% लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। बहुत ज़्यादा लोगों का क्रिएटिनिन और लिवर एंजाइम बढ़ी हुई थी। मैंने गुरुजी उसको एज वाइज भी एनालाइज किया और युवाओं में 30 से 50 साल के लोगों में और 50 से ऊपर वाले लोगों में खास करके डायबिटीज और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया गया।
मैं यहाँ ये बोलना चाहती हूँ कि जो एवरेज 3,30,000 लोगों का जो इंदौर के लोगों का टेस्टिंग हुआ है, उससे भी कहीं ज़्यादा खराब कोलेस्ट्रॉल, ऑलमोस्ट डबल आया। इस डाटा में सिर्फ 20% लोग ऐसे थे जिनको पता था और वो इलाज ले रहे थे, बाकी लोगों को आइडिया भी नहीं था कि उनकी पैरामीटर्स इतने अबनॉर्मल हैं। नेक्स्ट। लाइकवाइज ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, ओवरवेट लोग थे। नेक्स्ट। तो आचार्य जी की परमिशन से मैंने ICMR टीम, PSM डिपार्टमेंट के साथ एक इंटरनेशनल स्टडी प्लान की है, और उसमें पहले दिन जो अभी गुरुजी अनाउंस करेंगे, 15 तारीख को एक कैंप करके सभी लोगों का फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, VLDL, SGPT, क्रिएटिनिन, ब्लड प्रेशर, BMI और अन्य पैरामीटर्स किए जाएंगे। उसके बाद जो रेगुलर भावना योग कर रहे हैं उनका फिर 30वें दिन 1 महीने के बाद और फिर 3 महीने के बाद देखा जाएगा, और वो एनालिसिस एक मील का पत्थर साबित होगी। इतनी बड़ी लेवल पे जो प्रॉब्लम है उसके लिए एक सॉल्यूशन गुरुजी से हम चाहते हैं, और उसी के लिए ये स्टडी होगी। 15 तारीख को कैंप यहाँ पर किया जाएगा इन सब का, और 17 तारीख से गुरुजी फिर उस पर काम। बहुत सुंदर। देखिए, अभी ललवानी जी ने और विनीता जी ने जो बात कही वह बहुत ही गंभीर और उपयोगी बात है। ये बात पूरी समाज के लिए न केवल चिंता का विषय है, अपितु अंतर मंथन का विषय है कि आज समाज की शारीरिक स्थिति इतनी खराब क्यों है। निश्चित ये बिगड़ी हुई जीवन शैली और अतिरिक्त स्ट्रेस का कुपरिणाम होगा। यदि इसमें थोड़ा परिवर्तन कर लिया जाए तो लोगों का जीवन पूरी तरह सुरक्षित और सलामत हो सकता है। आज हमें चाहिए कि संपूर्ण समाज के बाहरी भीतरी स्वास्थ्य को हम सुरक्षित करें, और बाहरी भीतरी स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए समाज में जागरूकता की भी जरूरत है और क्रियाशीलता की भी अपेक्षा है। हम चाहते हैं पूरी समाज को जागरूक किया जाए ताकि समाज पूर्णतः स्वस्थ रहते हुए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सके। तो समाज को स्वस्थ रखना है, कैसे रखे? शंकर जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। बहुत कम जनप्रतिनिधियों में ऐसी भावना और ऐसी तत्परता देखने को मिलती है। ये इंदौर वालों के लिए बड़े गौरव का विषय है कि ऐसे व्यक्ति आपके संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये बहुत उत्तम काम है। प्राय नेता लोग उस तरह के उपक्रमों को ज़्यादा प्रमुखता देते हैं जिससे उनका वोट बैंक सुरक्षित होता है, लेकिन पहले नेता को हमने ऐसा देखा कि जो वाकई में समाज कल्याण के उपक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इनके इस कृत्य को अभिनंदनीय कृत्य के रूप में देखता हूं और समाज को ऐसे व्यक्ति का पूरा सत्कार करना चाहिए। इस विषय की जब चर्चा इन्होंने मुझसे की, विनीता जी कोठारी भी बड़ी लगनशील, चिकित्सा के क्षेत्र में रहते हुए भी वो बहुत अच्छा काम कर रही है और अनेक बार मेरे पास आई। जब उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज समाज की ये स्थिति है, तो मैंने कहा अपने को तो सर्व समाज पर ही एक काम करना चाहिए। तो एक योजना मेरे मन में आई है। उस योजना के माध्यम से हम समाज के बाहरी भीतरी स्वास्थ्य में व्यापक सुधार ला सकते हैं। आप लोग
विगत दिनों भावना योग के शिविर में ये चीज़ अच्छे से देखे। भावना योग के शिविर में कुछ परीक्षण भी करा गया। शिविर के पहले और शिविर के बाद में जो डेटा आए उसमें भी अंतर है। पहले वाले में जो वहाँ पर वो शायद आपके पास होगा नहीं, अभय प्रशाल में जो हुआ था, अगर हो तो उसको दिखा दे, तो वो अंतर आया। तो मेरे मन में एक विचार आया और मैं चाहता हूं उस विचार की शुरुआत अब यहां से होनी चाहिए। एक ग्रुप बनाया जाए लोगों का, 300-400 लोग जितने हों, और वो इंदौर के हो या इंदौर के बाहर। इंदौर के हो तो सबसे उत्तम। वे भावना योग करने से पहले अपना परीक्षण कराए बकायदा रजिस्ट्रेशन के साथ, और उनकी पूरी जांच का रिकॉर्ड हो। विनीता जी उसको देखेंगी। मैंने उनके ही जिम्मे देने का मन बनाया, वो सक्षम है। शंकर जी के नेतृत्व में ये काम करे, उनकी पूरी रिपोर्ट रहे, धर्म प्रभावना समिति उनमें सहयोगी बने, और उस रिपोर्ट का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। वो प्रतिदिन भावना योग करे। और मैं इनके लिए एक नया भावना योग डिजाइन किया हूं, मात्र 12 मिनट का, शॉर्ट में, अभी कल ही हुआ है। मात्र 12 मिनट, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। और ये ग्रुप जुड़े 2-3 दिन में अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर दे। कल नवमी है ना, परसों नवमी है, परसों नवमी है, परसों से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करा लीजिए, जांच की शुरुआत करा लीजिए। 4-5 दिन में जितने लोग हो जांच करे, जांच कराए, उनका रिकॉर्ड हो। यहाँ रहने वाले, घरों में सुनने वाले, वे अपनी जांच की पूरी उसकी प्रक्रिया आपको प्रमाणिक ऐप में मिल जाएंगे। और वो पूरा एक फॉर्म होगा, कोठारी जी आकर के आपको और डिटेल बता देंगे। आप भरिए कौन कौन इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में। एक बड़ा सैंपल साइज हो, और इस प्रयोग को यदि आप करोगे तो मैं अपनी अनुकूलता अनुसार आप लोगों के लिए लाइव भी भावना योग करा सकता हूं। इतने लोगों के लिए एक अलग स्पेशल पैकेज होगा। हम कहीं भी रहें, आप ऑन सेठी जो मुनिश्री के गृहस्थावस्था के भ्राता हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी के चरणों में सत सत वंदन। पूरे बेंगलोर ज्ञानोदय बेंगलोर परिवार की ओर से भी, सभी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा नाम नितेश जैन है। मैं आईआईटी दिल्ली से हूँ और एयरक्राफ्ट इंजन डिज़ाइन करता हूँ। 4 साल पहले आपसे एक प्रश्न पूछा था कि किस तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हमारे जीवन में इन्वेस्टमेंट कैसे हो, और आपने उसका उत्तर दिया था 4 आश्रमों को लेकर। मैं 50 की उम्र की तरफ बढ़ रहा हूँ, 2 साल रह गए हैं। एयरक्राफ्ट इंजन डिज़ाइनिंग में महाराज जी सेफ्टी फर्स्ट, यही हमारा मूल मंत्र होता है, क्योंकि हम हवा में उड़ते हैं और बहुत सारी सेफ्टी की चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कई सारी त्रुटियां होती हैं, और उससे रिलेटेड पहले डॉक्टर साहब ने जो प्रश्न पूछा था, आपने उसका समाधान तो कर ही दिया है कि हमें समीक्षा करना है और उसका ध्यान रखना है पहले से ही। एयरक्राफ्ट इंजन डिज़ाइनर तो हूँ, लेकिन महाराज जी आज जो गुणायतन का समवचरण का जो मॉडल देखा 3D, उसको पहली बार इस तरह से मैंने दर्शन किए हैं। सभी लोगों ने, हमने 3D में जो दर्शन किए उससे मन गदगद हो गया। बहुत ही सुंदर रचना है, और रिकमेंड करूंगा कि जितने भी ज़्यादा लोग उसको देख सकें, उनको बहुत ही उसका अच्छा अवसर मिलेगा। प्रश्न मेरा महाराज जी चेंज हो गया है। धर्म के क्षेत्र में और कर्म के क्षेत्र में आजकल बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। कर्म के क्षेत्र में तो बहुत कंपटीशन है ही। हम लोग किस तरह से संतुष्टि और सुख की प्राप्ति
इन दोनों क्षेत्रों में करें, उसका समाधान करें महाराज। बहुत अच्छी बात की है। पहले तो मैं कहूँगा एक बार रितेश भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये एयरक्राफ्ट इंजीनियर और अपने क्षेत्र में जिस कंपनी में है उस कंपनी में अपनी बहुत बड़ी पकड़ बना के रखे हुए हैं, और ऐसे लोग अगर ऐसे क्षेत्र में हैं तो हमारे समाज के लिए भी बहुत गौरव का विषय हो। अभी आपने एक बात कही कि हम लोग सेफ्टी का ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारा पूरा काम हवा में उड़ने का है। मुझे तो ये लगता है कि आज पूरी दुनिया हवा में उड़ रही है। पूरी दुनिया हवा में उड़ रही है या हवा उड़ा रही है, पर सेफ्टी का ख्याल नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मैं हवा में हूं। जिस दिन पता चल जाएगा कि मैं हवा में हूं तो सेफ्टी के प्रति अपने आप सजग हो जाएंगे। तो हमें ये चाहिए कि हम इस बात को अच्छे से समझें कि हम हवा में न रहें। आपने पूछा सुख और शांति कैसे मिले, बस इतना ही समझ लो कि मुझे हवा में रहना है, हवा में बहना नहीं, सुख शांति हो जाए। हवा में रहूं, बहूं नहीं, चीजों को समझूं, वस्तु के स्वरूप को ध्यान में रखूं, प्रगति को ध्यान में रखूं, पर प्रतिस्पर्धा से बचूं, प्रतिद्वंदी सोच से बचूं। जीवन का लक्ष्य अपने चरम को पाने का हो, किसी के आगे जाने का ना हो। अपने आप सब प्रकार की प्रतिस्पर्धा समाप्त होगी और अंतरंग में संतुष्टि प्रकट। बहुत बहुत गुरुदेव। अरविंद जी, पायल जी, लवजी जी सेठी जो मुनि श्री के गृहस्थावस्था के भ्राता हैं, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे वीरेंद्र नीतू मनु बोहरा नागपुर से। नमोस्तु महाराज जी। एक साथ आ जाओ। हाँ, ओ बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के सामने अपना ओपिनियन रखने से घबराते हैं, ये सोचकर कि शायद वो हमें जज करे या हमारा मजाक उड़ाए। तो हम ऐसा क्या करें कि हम कॉन्फिडेंटली अपना ओपिनियन रख सके लोगों के सामने? इतना कॉन्फिडेंस अपने मन का बढ़ाओ कि सामने वाला अपना ओपिनियन बदलने के लिए बाध्य हो जाए। समझिए, डरने की कोई बात नहीं। देखो, एक अनुभव की बात बताते हैं। जब हम पढ़ते थे ना, तो हमारे एक टीचर थे। मैं शुरू से डिबेट में या भाषण प्रतियोगिता वगैरह में भाग लेता था, बचपन से, स्कूल के टाइम से। तो हमारे एक टीचर थे, वो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि जब तुम बोलने को खड़े हो किसी भी विषय में, तो ये मत देखो कि हमारे टीचर, क्लास टीचर या हेड मास्टर खड़े हैं। बहुत जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था तब की बात है। ये टीचर, क्लास टीचर या हेड मास्टर खड़े हैं, ये मत सोचो। ये सोचो कि ये सब गधे हैं। वो बोलते थे, उनकी बात में उन्हीं के शब्दों में बोल रहा हूं। ये सोचो कि ये सब गधे हैं। मैं इस विषय का जानकार हूं क्योंकि मैं इसकी तैयारी करके आया हूं, और जो मैं बोलूंगा सही बोलूंगा, ये कॉन्फिडेंस अपने आप रखो। और वो एक बात और बोलते थे कि जब बोलना शुरू करो तो गहरी श्वास अंदर ले लो। शुरुआत श्वास गहरी लेके, उस समय मुझे नहीं मालूम होता था इसके पूरक स्वर होता है, पर उस समय उन्होंने बताया जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, समझ गए? तो वो चीज मैं आज भी अपनाता हूं। तुम लोग देखते हो कि जब मैं बात करता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहता है ना।
तो ये कॉन्फिडेंस सबके अंदर हो सकता है, सबको रखना चाहिए, सब रखा जा सकता है। किसी के सामने बोलने में झिझक क्यों? यदि मैं अपने आप में स्पष्ट और पारदर्शी हूं तो मेरे अंदर कोई झिझक रह ही नहीं सकती। यदि मुझ में कोई कमियां आए तो झिझक हो सकती है, और यदि कमियां आए तो बिना संकोच उसे प्रकट कर देना चाहिए। और वो सामने वाला व्यक्ति प्रकट करने लायक नहीं है तो उस समय कह देना चाहिए कि इस विषय में अभी मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे वैसी सिचुएशन नहीं दिख रही। कोई दिक्कत नहीं होगी, पर झेपना, संकोच करना ठीक नहीं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ भी हो तो मुफ्फट होके जवाब दे दो। बोलते समय संकोच भी नहीं होना चाहिए, तो मर्यादा का बोध भी होना चाहिए। बिना संकोच के बोलो, पर मर्यादाहीन ना बोलो। समझ गए? नमस्ते। हाँ। वीरेंद्र जी, नीतू जी, मनु जी बोहरा नागपुर से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे। अब जिनेश भैया बुलाएंगे अपनी बात। ब्रह्मचारी जिनेश भैया, पंचबाल्यती, इंदौर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अगर पूरी कोशिश के बाद भी काम में प्रोग्रेस ना लगे तो क्या करें? ये सोचो कि मेरी कोशिश में कोई कमी रह गई, और ज़्यादा कोशिश करना। मुझे अभी लग रहा है कि पूरी कोशिश करने काम में परिणाम नहीं निकला। किसने कहा हमारी कोशिश पूरी हुई? अगर कोशिश पूरी होती तो कामयाबी जरूर मिली होती, लेकिन नहीं मिली है, यानी मेरी कोशिश में कोई कमी है। हाँ, कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें कोई प्रतियोगिता और उसके लिए हमने प्रयत्न किया, परिणाम नहीं मिला, तो हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानना चाहिए यहाँ हजारों में 100 का सिलेक्शन होना था। चलो 100 हो गए, बाकी रह गए, हम फेल नहीं हैं। हमें जब तक अवसर, हम प्रयत्न करेंगे। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे। बार बार प्रयत्न करने के बाद भी यदि परिणाम ना आए तो फिर हम अपने प्रयत्न की दिशा बदल देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नमस्ते महाराज जी। हाँ। ब्रह्मचारी जिनेश भैया। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। इच्छा ही महाराज जी, इच्छा ही महाराज जी। जो 7 नवंबर से 15 नवंबर तक सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जो एक संस्कृत वाला मूल विधान पंचवालती मंदिर के पास प्रांगण में होने जा रहा है, उसमें 108 जो मंडल होंगे, उन मंडल में के साथ साथ 108 रथ यात्राएं होंगी। तो उस रथ यात्रा के लिए महाराज श्री मैं बोल देता हूँ, 1 मिनट बचा है। देखिए, अभी पहले तो मैं चाहूँगा पूरे ब्रह्मचारी टीम का जोरदार अभिनंदन कर दें। उस विधान की व्यवस्थाओं में ब्रह्मचारी जिनेश, सुरेश मलैया भी, और बाकी सभी सुनील आदि सब अच्छे से लगे हैं, और जो नहीं लगे उनको और अच्छे से लग जाना है, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। देखिए बंधुओं, आने वाले दिनों में जो 15 तारीख को यहाँ रथ यात्रा होगी, वो इंदौर के इतिहास में एक नई इबारत बनेगी। उस रथ यात्रा में पूरे देश भर से बहुत रथ आ रहे हैं। अभी बहुत सारे स्थानों के रथों की सूचनाएं आ गई, और वहाँ की कमेटियों ने अपने अपने कमेटी में निर्णय लेकर प्रस्ताव भी पारित कर लिया कि इंदौर में होने वाली रथ यात्रा में हमारे यहाँ का रथ समर्पित होगा, सम्मिलित होगा। तो मैं पूरे देश के लोगों से कहता हूँ, जहाँ जहाँ रथ है और वो रथ आने की स्थिति में है, समाज को जहाँ की जानकारी, कमेटी को जहाँ की जानकारी, मुख्य रूप से दिनेश जी मलैया अपनी टीम के साथ और अमित शास्त्री इस कार्य में लगे हैं, और भी लोग लग जाएं, वे अपनी सूचना दें। यहाँ की कमेटी यहाँ से संपर्क करेगी और आप अपनी सूचना दें। वो रथ केवल आपको सूचना देना, आपके रथ को लाने और पहुँचाने की व्यवस्था यहाँ की कमेटी देगी, और रथ के साथ आप लोग आए तो आपका और स्वागत है, क्योंकि एक ऐतिहासिक घड़ी होगी। आप कल्पना करें, एक साथ 108 रथ पर 100 का विहार होगा, कैसा अद्भुत अलौकिक दृश्य होगा। तो इस दृश्य में सभी सम्मिलित हों, तो जहाँ जहाँ भी रथ हैं, ये एक डेटा सबका होना चाहिए। आप विभिन्न माध्यमों से बता दें
कहीं नहीं है तो आप प्रमाणिक ऐप पे डाल दें, इंटरनेट पे डाल दें, वेबसाइट पे डाल दें, आपसे ये सूचना आते ही संपर्क किया जाएगा। अभी तक लगभग 85 हो गए ना, 105 के लगभग हो गए। सुनिश्चित कितने हुए? सुनिश्चित हो गए 65 रथ सुनिश्चित हुए हैं। अभी पूरा करना है। 105 की सूची इनके पास आई है, संपर्क ये कर रहे हैं, पर हमें पूरे 108 चाहिए। मुझे तो लगता है हमारे देश में 108 नहीं 1008 रथ होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ भी रथ हैं और वे रथ जो यहाँ आने की स्थिति में हैं, सड़क पर चलने की स्थिति में हैं, वे अपनी सूचना अवश्य दें, ताकि धर्म प्रभावना के इस महत् कार्य में आपकी भी सहभागिता हो सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और आइए सायंकालीन में पिपासो ये श्रावक आए, अध्यात्म अमृत पाने को आए। बरसा दो अमृत आज, आज तारी आरती उतारो प्रमाण सागर जी महाराज। आज तारी आरती उतारो, कब से ये प्यासी। नमस्ते भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान।